हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। मैं आप सभी का अरुण कुमार स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? ट्रेड। ट्रेड सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? व्यापार के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यापार होता क्या है। तो देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है? हमारा व्यापार कहलाता है। तो देखिए, लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस विद इन द अर्निंग ऑफ ए प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। बोला गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस विद इन द अर्निंग ऑफ ए प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है? हम लोग का व्यापार कहलाता है। अब व्यापार व्यापार कितने टाइप से होते हैं? तो व्यापार के टाइप्स जान लेते हैं, कितने टाइप से होते हैं। तो व्यापार दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यापार क्या हो गया? हमारा इंटरनल ट्रेड। पहला व्यापार क्या हो गया? हमारा इंटरनल ट्रेड। और दूसरा हमारा व्यापार हो गया क्या? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हो गया और एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? तो चलिए, हम सबसे पहले क्या जानते हैं? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स होता है आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार एक ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार मीन्स इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो कि एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, लिखा है कि इंटरनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्रीज जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। जियोग्राफिकल एंड द पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि एक देश की सीमाओं के अंदर गुड्स एंड सर्विस का क्रय विक्रय होना ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड कहते हैं, या तो आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब जान लेते हैं एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। तो एक्सटर्नल ट्रेड को हम कहेंगे कि जो एक देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या लिखा है। एक्सटर्नल ट्रेड ऑन द अदर हैड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन एंट्रीज इन द डिफरेंट कंट्रीज। मतलब अलग अलग देशों में जो व्यापार किया जाता है, एक देश की सीमाओं के बाहर जो व्यापार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान गए इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका फीचर्स क्या होता है। इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या होते हैं? बाइंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेम कंट्री। विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेम कंट्री, इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग क्रय करते हैं, वो एक देश की सीमाओं के अंदर ही क्रय किया जाता है। अब दूसरा एक कैरेक्टर इसका फीचर्स क्या हो गया? तो दूसरा फीचर तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस इज मेड इन द करेंसी ऑफ होम कंट्री। मतलब कि जितना भी हम भुगतान करते हैं और जितने हम भुगतान प्राप्त करते हैं, वह एक ही देश की मुद्रा में भुगतान करते भी है और भुगतान प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग को क्या दिया है? इट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड मिडिल मैन। अब ये इसमें क्या होता है? इसके कहने का तात्पर्य है इसमें कि जो कंज्यूमर होता है और जो कंज्यूमर होता है और जो प्रोड्यूसर होता है, वो सब एक ही देश की सीमाओं के अंदर होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार के कितने टाइप्स होते हैं? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? होलसेल ट्रेड। दूसरा क्या होता है? रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड होता है, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, आइए समझ लेते हैं। होलसेल ट्रेड होलसेल ट्रेड एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय किया जाता है। इसमें वस्तुओं को क्रय उत्पादनकर्ता से बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय किया जाता है तथा फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उनको विक्रय कर दी जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेड कहते हैं। चलिए लिखा है क्या? Generally, products are to be distributed and the large number of customers who are the located over
over a wide geographical area, it is the very difficult for the producer of this product of reach this buyer direct. So intermediate are set up between producer and buyer. Wholesale trade refer to buying and selling of goods and service in the bulk quantity for resell and इंटरमीडिएट यूज। इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो थोक व्यापार होता है एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं या सामान को क्रय किया जाता है तथा फुटकर व्यापारियों को उसकी आवश्यकता अनुसार उसमें वस्तु उनको बेच दी जाती है। तथा इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं मतलब लार्ज क्वांटिटी में वस्तु या सामान को परचेज किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर फुटकर व्यापारियों को छोटी छोटी मात्रा में वस्तुएं बेच दी जाती है। अब देखिए रिटेल ट्रेड क्या होता है। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसमें क्या होता है, फुटकर व्यापार। रिटेल ट्रेड मीन्स होता है फुटकर व्यापार। क्या होता है, ये थोक व्यापारी से अपनी आवश्यकता अनुसार माल को क्रय करते हैं और ये उपभोक्ताओं को उनके आवश्यकता अनुसार माल को बेचते रहते हैं। ये थोड़ी मात्रा में माल को क्रय करते हैं और कंज्यूमर को भी उनके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं बेचते रहती है। तो ये क्या करते हैं, थोक व्यापारी और कंज्यूमर के बीच क्या करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। कौन मध्यस्थ का काम करता है, तो फुटकर व्यापारी, रिटेलर। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं रिटेल ट्रेड आर द बिजनेस इंटरप्राइजेस दैट द इन्वॉल्व इन द सेलिंग गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू अल्टीमेट कस्टमर। They buy goods from the wholesale in the large quantity and sell them the small quantity to the ultimate customer. Retail can be sell the goods and service personal by telephone or buying by vending machine। कहने का तात्पर्य ये है कि थोक व्यापारी से माल को क्रय करते हैं और कंज्यूमर तक माल को उनके आवश्यकता अनुसार उनको सामान बेच देते हैं। ठीक है, अब आइए इसके नीचे हम लोग जान लेते हैं क्या, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, होलसेल ट्रेड की क्या क्या विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेल ट्रेड, पहला हो गया आपका होलसेल एक्ट एज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच क्या करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं या लिंक या एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा लिखा है अ होलसेल वर्क विथ बिग अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये होलसेलर को क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक, तीसरा लिखा है हम लोग का कि अ होलसेल इज द यूजुअली फोकस ऑन द सिंगल प्रोडक्ट लाइन। अब ये जो थोक व्यापारी होते हैं वो किसी एक विशेष वस्तु का ही व्यापार करते हैं, किसी विशेष वस्तु का व्यापार करेंगे या किसी विशेष सामान का ही व्यापार करेंगे। जैसे लिखा फॉर इंस्टेंस स्टेशनरी, फूड, गेम्स एंड सो ऑन, इट इज इसी तरह के। अगला देख लेते हैं होलसेल इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द मीनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। ये क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में सामान को क्रय करते हैं और स्टॉक के रूप में अपने पास रखते हैं। थोक व्यापारी प्रोड्यूसर से बहुत अधिक मात्रा में वस्तु क्या करते हैं, क्रय करते हैं और उसको स्टॉक के रूप में अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो उनको हानियों से भी ये क्या करते हैं, बचाते रहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं क्या, जनरली द मार्जिन और प्रॉफिट लिखा है, जनरली द मार्जिन और प्रॉफिट होलसेल इज लो एज होलसेल इज द फर्स्ट इमीडिएटली इन द डिस्ट्रीब्यूट चैन। ये क्या करते हैं, थोड़ी कम मात्रा में प्रॉफिट कमाते हैं, बट ये क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को लिंक करने का काम करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, होलसेल ट्रेड। तो ये हो गया हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की क्या होगी, विशेषताएं होगी। अब जान लेते हैं होलसेल ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो होलसेल ट्रेड के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, होलसेल ट्रेड के देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं होलसेल ट्रेड के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं। तो होलसेल ट्रेड के इंपॉर्टेंस वो क्या काम करता है कि जो प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर के बीच क्या करता है, मध्यस्थ का काम करता है। वो भारी मात्रा में उस सामान को क्रय करता है
और थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिटेलर को उनके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए लिखा है द फंक्शन दैट होलसेलर परफॉर्म एक्चुअली बेनिफिट बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द रिटेलर। अब ये क्या करता है, दोनों को सुविधा प्रदान करता है, दोनों को एक्चुअली बेनिफिट मतलब सहायता प्रदान करता है, उनको लाभ कमाने में सहायता प्रदान करता है। दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू लेसन बर्डन द बोथ। दिस इज द इवेंट in the modern system trade of the development store and direct retail outside wholesaler still play a very important role in the trade cycle and the economic as well whole। ये क्या करता है, पूरे व्यापार में जो थोक व्यापारी होता है पूरे व्यापार में बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है, जो कि क्या होता है, प्रोड्यूसर से माल को क्रय करता है और रिटेलर तक माल को पहुंचाता है। कभी कभी वो आवश्यकता पड़ने पर उसको सहायता, वित्त सहायता भी प्रदान करता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, और लार्ज क्वांटिटी में कैपिटल देकर उसकी सब मदद भी करता है। तो ये दोनों तरीके से मदद करता है, रिटेल ट्रेड की भी मदद करता है और प्रोड्यूसर की भी एक तरीके से मदद करता है। ठीक, अब देखिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। सर्विस देखिए क्या प्रोवाइड करता है। अब जो थोक व्यापारी होते हैं, जो होलसेल ट्रेड होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब उत्पादनकर्ता को ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है क्या, होलसेलर सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सुविधाएं देता है। पहला लिखा है क्या, अलाउ फॉर द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। इसके कहने का तात्पर्य ये अलाउज फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने की सहायता करता है। किसकी, प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चरर की। थोक व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में उसकी वस्तुओं को क्रय कर लेता है और उसको बहुत अधिक मात्रा में सामान बनाने के लिए और पैसा उसके पास दे देता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जैसे ये बोलता है कि आप बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण कीजिए, मैं आपकी वस्तुओं को क्या कर लूँगा, क्रय कर लूँगा। ये उनकी वस्तुओं को इकट्ठा क्रय कर लेता है, इकट्ठा क्रय कर लेगा तो इनको इकट्ठा रुपए में उनको पैसा दे देता है। तो ये क्या करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन का कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक, लिखा जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन देयर इन द गुड्स लार्ज क्वांटिटी। ये क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वस्तु का निर्माण करते हैं। दिस हेल्प दे कीप कॉस्ट लो एंड एंजॉय इकोनॉमिक्स द स्केल, बट दे आर ओनली एबल टू सो बिकॉज होलसेलर ऑर्डर्ड इन बल्क। होलसेलर will round up all the small order for the various retailer and the place order and the other large quantities with the manufacturer. This allows them the scale of the production of goods without worrying about the warehousing of spoilage। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि वेयर हाउसिंग का भी सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब ये हो मैन्युफैक्चरर को ये कहते हैं कि आप बहुत सारी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण कीजिए, मैं आपकी वस्तुओं को क्या करूंगा, परचेज कर लूंगा। और वेयर हाउसिंग की सुविधा प्रदान करता है, मतलब इनके स्टॉक को इकट्ठा उठा के अपने पास रख लेता है, तो उनको क्या करता है, रिस्क से भी बचाता है, रिस्क से इनको क्या करता है, बचाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ हमारा, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, देखिए रिस्क बियरिंग का तात्पर्य ये हुआ कि जब प्रोड्यूसर जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करता है, प्रोड्यूसर बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करता है, तो थोक व्यापारी उनकी सारी वस्तुओं को क्रय करके, उनके सारे वस्तुओं को क्रय करके क्या करता है, अपने गोदाम में रखवा लेता है। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास सामान होगा उसी का रिस्क ज्यादा होगा। तो मैन्युफैक्चरर तो अपना सामान दे दिया किसके पास, थोक व्यापारी के पास। अब उसका रिस्क कौन ले लिया, तो कौन ले लिया, तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क कौन ले लिया, थोक व्यापारी लिख लिया। ठीक है, वंस द होलसेल एक्विट द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ही आल्सो एक्वायर
ऑल द रिस्क इंक्लूड द रिस्क द थेफ्ट फायर स्पॉइलेज चेंजिंग एंड डिमांड, मतलब जितने भी क्या होते हैं, जितने भी रिस्क होते हैं, चोरी होने का रिस्क होता है, आग लगने का रिस्क होता है, या भूकंप आने जाने का रिस्क होता है, वो सब क्या कौन सहन करता है, वो थोक व्यापारी सहन करता है। एनी मोर सच एज द रिस्क ही इवन bear it is cost the insurance in the absence of the wholesaler, such risks will remain with the producer until the goods and were sold। ये क्या करता है, उसके सारे रिस्क को अपने ऊपर ले लेता है। माल जलने का रिस्क होता है, माल इनको टूटने का रिस्क होता है, और स्पॉइलेज खराब होने का रिस्क होता है, चुराने का रिस्क होता है। ये सारे रिस्क क्या करते हैं, थोक व्यापारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उसका सारा सामान क्रय करके। ठीक, तो ये हो गया रिस्क बियरिंग। अगला पॉइंटिंग देख लेते क्या था, तो फाइनेंशियल कारपोरेशन। फाइनेंशियल कारपोरेशन या इसको कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प। ये फाइनेंशियल हेल्प देखो कहने का तात्पर्य, फाइनेंशियल हेल्प ये कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जब मैन्युफैक्चरर के पास पैसे की कमी होती है तो ये क्या करते हैं, इकट्ठा रूप में पैसा उनको प्रोवाइड कर देते हैं। जब इकट्ठा रूप में उनके सामान को क्रय कर लेते हैं और इकट्ठा रूप में जब उनको पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपना प्रोड्यूसिंग का काम क्या करते हैं, निरंतर वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, माने वो क्या हो गए, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। ठीक, लिखा है wholesale trade actually provide for the financial assistance to be the producer. They more often than not make the cash payment for the purchase. They at the time even make advance payment if purchasing order is the rather large. This allow producer not only avoid bad debts but also frees up their the working capital। ये क्या करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल के रूप में उनका जो पैसा होता है, जो ये पैसे जो थोक व्यापारी होते हैं वो प्रोड्यूसर को जो पैसा देते हैं, वो क्या करता है, उनका पैसा वर्किंग कैपिटल के रूप में भी कार्य करता है। तो उनका उनका कार्य जो होता है निरंतर चलता रहता है, इसीलिए क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल के रूप में उनका पैसा काम करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल कारपोरेशन। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का तात्पर्य ये हुआ कि जो थोक व्यापारी होते हैं वो रिटेलर की आवश्यकताओं अनुसार उनको वस्तु क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब उनको जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में उनको वस्तुएं क्या करते हैं, उनको देते रहते हैं। ठीक है, जितनी मात्रा में उनको वस्तुएं की जरूरत होती है उतनी मात्रा में वो वस्तुएं उनको देते रहते हैं। तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। It is allow the producer to remove the barrier of the place by marketing goods and available in the place need, but is the actual wholesale who perform this is the function for the manufacturer. They distribute the goods over large geographical area by selling them various of the widespread retailer। ये क्या करते हैं, थोक व्यापारी जो होते हैं मैन्युफैक्चरर से सामान को क्रय कर लेते हैं। जो सामान से बहुत बड़ी मात्रा में सामान को क्रय कर लेते हैं तो वो फुटकर व्यापारी को उनका आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी वस्तुएं उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके आवश्यकता अनुसार उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको वस्तुएं क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखा है वेयर हाउसिंग आप समझी गए, जो कि क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग मतलब उनका सारा सामान स्टोर के रूप में लेकर के रख देते हैं। ठीक, प्रोड्यूसर के सारा सामान क्या करते हैं, वहां से क्रय करके वहां से उठा के क्या करते हैं, अपने पास रख देते हैं। तो ये वेयर हाउसिंग का भी कार्य करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग द होलसेल बाय बल्क quantity from the manufacturer and the store this the goods their own warehouse and godowns का भी ये सुविधा प्रदान करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर से उनका सारा सामान क्रय करके अपने जो गोडाउन्स होता है उसमें सारा सामान क्या करते हैं, रख देते हैं, और जितनी भी रिस्क होती है सब स्वयं वहन करते हैं।